चलिए सभी लोग बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या सभी को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है सब ऑडियो वीडियो? चलिए, तो बेसिकली जो आज हम लोग लेके चल रहे हैं वो हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का क्लासेस है। और बैंकिंग अवेयरनेस का हम लोग दोनों एक साथ पैरेलली लेके चल रहे हैं। एक बार ऐप भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऐप ठीक है। चलिए, हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरू करें हम लोग। देखिए, तो आज मैं बता दूं कि अभी जिस तरह से हमारे पास आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, केवल प्री के चक्कर में रह जाते हैं और मेंस उनका निकलता ही नहीं है। तो हमारा टारगेट ये है कि प्री प्लस मेंस दोनों को टारगेट लेके चलना। और केवल आपके पास 60 डेज का टाइम है, और 60 डेज के अंदर अगर आपको निकालना हो तो उसमें आपका बैंक कहती है कि आपका प्री प्लस मेंस दोनों को प्लान करिए, क्योंकि 15 दिन में हम मेंस की तैयारी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने बैंकिंग अवेयरनेस को भी साथ में स्टार्ट कर दिया। और आज आपके पजल्स के भी क्लासेस रहेंगे। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देवराज जी, हाँ जी, पंकज जी, सभी को गुड मॉर्निंग। तो मैंने क्या बोला कि बैंकिंग अवेयरनेस में एक्चुअल में जो हमारा खास करके आईबीपीएस है, तो आईबीपीएस अगर बात करूं तो आईबीपीएस इतना बेहतरीन एग्जाम होती है कि आपको अगर एक बार बेसिक चीजें अगर आपकी क्लियर हो जाए तो उसमें सारी चीजें हम यहीं से कर लेंगे। इसलिए इसका एक जो फोर्थ सेक्शन हमारा होता है रीजनिंग में, ये बैंकिंग अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस, ये हेडिंग में लिखेगा आपको जनरल अवेयरनेस, अवेयरनेस स्पेशल रेफरेंस विथ बैंकिंग। स्पेशल रेफरेंस क्या चलेगा इसका? बैंक का चलेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, चलिए शुरू करें हम लोग। हाँ जी, सभी लोग शेयर करिए, क्योंकि आज से जो हमने शुरुआत किया है इसको अच्छे से लेके चलिए। तो जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस में हमको पढ़ना क्या है? तो सबसे पहली चीजें इसमें प्योर बैंकिंग आपको पूरा पढ़ना, प्योर बैंक आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस के पूरे टॉपिक को आपको इसके अंदर में कवर करना पड़ेगा। जब तक बैंकिंग कवर नहीं होगा तब तक हम इसको लेके नहीं चल सकते, इसीलिए बैंकिंग को कवर होना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं कि एग्जैक्ट बैंकिंग अवेयरनेस जो हमारा बनता है वो बनता किस किस चीज। सबसे पहले इसमें देखा जाए तो बैंकिंग एक छोटा सा अगर टॉपिक की मैं बात करूं तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंकिंग अगर देखा जाए तो ये हमारे किसका पार्ट होता है? तो ये अर्थव्यवस्था का पार्ट होता है। और आपको पता है कि जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वहां पर इकोनॉमी हमारा एक मेन रोल प्ले करता है। इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जहां पर बैंकिंग अवेयरनेस आया वहां पर आपको इकोनॉमी भी आपको दिखेगा। और जैसे हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो बैंकिंग अवेयरनेस का एक पार्ट होता है, केवल एक छोटा सा टॉपिक माना जाता है किसमें? अर्थव्यवस्था में। लेकिन जब आप इकोनॉमी के बाहर इसे डील करोगे तो बैंकिंग का जो दुनिया है वो बहुत बड़ा है। और जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें आईबीपीएस
जब आप बैंक पीओ या क्लर्क बनाती है तो आईबीपीएस कहती है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट को कुछ ना कुछ तो बैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या होता था कि 2012-13 से पहले जो पेपर होती थी तो उसमें बैंकिंग अवेयरनेस कम होते थे, करंट अफेयर्स ज्यादा होते थे। लेकिन अब क्या हुआ, उनको लगा कि जब हम बैंक ऑफिसर बना रहे हैं तो बगैर बैंक का कैसे करंट अफेयर्स बनाए। तो अब क्या हो गया कि अगर 40 क्वेश्चन का हमारा बैंकिंग अवेयरनेस बनाया जाता है तो उनमें से क्या होता है कि लगभग 20 to 25 क्वेश्चन आपको केवल क्या दिया जाता है, बैंकिंग के रिगार्डिंग में क्वेश्चन दिया जाता है। और आपको पता है कि बैंकिंग केवल प्योर बैंकिंग नहीं होता, बैंकिंग जब भी हमारे पास आता है तो इसमें इकोनॉमी भी हमको पढ़ना रहता है, और इकोनॉमी से भी ज्यादा ये पार्ट किसका होता है, फाइनेंस का। और फाइनेंस के साथ हमको क्या जोड़ा जाता है, बैंकिंग को। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्ट हमारा जो ये 3 सेक्शन मिलके बनता है, इसलिए कभी कभी बोला जाता है इकोनॉमिक, फाइनेंस एंड बैंकिंग, या इसी को दूसरे शब्द में हम लोग बोलते हैं मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। जहां पर मनी होगा, जहां पर बैंकिंग होगा, वहीं पर बैंक हमको क्या देती है, वित्तीय सहायता देती है या हमको फाइनेंस करती है। इसका मतलब ये हुआ मनी बैंकिंग फाइनेंस। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रंजन, राजीव कुमार जी, देवराज जी, सभी को गुड मॉर्निंग। मोहन जी, पंकज जी, सभी को गुड मॉर्निंग। बने रहिए, आज मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है और कैसे पूछा जाता है। तो बैंकिंग हमारे पास मनी के बारे में भी पढ़ना, जो पैसा होता है। और जब हम पैसे की बात करते हैं तो बगैर पैसे का कौन डील करता पैसे को, पैसे को डील करने वाली एक ही संस्था होती है, हमारा होती है बैंक। और बैंक का काम क्या होता है कि जो वित्तीय कार्य होते हैं हमारे देश का, उसके ऊपर क्या करना, काम करना। इसलिए इसको बोला जाता है मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। मतलब सीधी सी बात है कि जहां पर बैंकिंग पढ़ोगे वो अगर ब्रिज के रूप में वो दोनों के बीच में काम करता है। बैंक एक ब्रिज होगा, किसमें, पैसे और किसके बीच में, फाइनेंस के बीच में। आपको किस जगह पर कितने पैसे खर्च करने हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे की ओर अगर मैं बढ़ूं तो अब देखा जाए तो बैंकिंग को बेसिकली देखा जाए तो हम इसको मार्केट बोलते हैं। बैंकिंग क्या है, एक तरह से बाजार ही होता है। अब बाजार जो हमारे होते हैं वो बेसिकली 3 पार्ट में बाजार को बांटा जाता है। एक हमारा होता है कैपिटल मार्केट, एक होता है मनी मार्केट, और तीसरा हमारा होता है फाइनेंशियल मार्केट। अभी ये क्या कहता है कि जब आप कैपिटल मार्केट की बात करते हो तो कैपिटल मार्केट में इसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म मार्केट। हम इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म मार्केट बोलते हैं। और लॉन्ग टर्म मार्केट का मतलब होता है जो लंबी अवधि के लिए काम करे। तो लंबी अवधि के लिए कौन काम करती है, जैसे आपने शेयर बाजार का नाम सुना होगा। तो शेयर बाजार जो हमारा होता है, शेयर मार्केट, ये एग्जैक्ट हमारा किसको शो करता है, कैपिटल मार्केट की बात करते हैं। और इस मार्केट को कंट्रोल कौन करती है, तो इस मार्केट को कंट्रोल सेबी के द्वारा किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी का काम क्या होता है कि भारतीय प्रतिभूति जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी होती है उसको क्या करना, मेंटेन करना। और ये हमारे देश का शेयर बाजार को जब हम आगे चल के पढ़ेंगे तो इसको एशिया का सबसे ओल्डेस्ट मार्केट बोला जाता है। एशिया जो ओल्डेस्ट मार्केट की अगर हम बात करें तो एशिया का सबसे ओल्डेस्ट अगर कोई मार्केट है तो मार्केट को क्या बोला जाता है, शेयर बाजार को। तो जब हम इसके बारे में, कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद एक होता है मनी मार्केट, और मनी मार्केट को बोला जाता है शॉर्ट टर्म मार्केट। और याद रखिएगा शॉर्ट टर्म मार्केट जो हमारा बनता है वो हमारा होता है मनी मार्केट, जिसमें आपने देखा होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये होता है जिसके माध्यम, मतलब कि पेपर के माध्यम से कोई पैसे हम देते हैं, जैसे कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। ये सारे जो मनी का नाम होता है वो कहाँ आते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट में। जैसे घर वगैरह हम लोग खरीदते हैं, तो घर खरीदते हैं तो हमको एक रजिस्ट्री मिलता है, या स्टाम्प पेपर जब हम बनाते हैं तो पेपर जब बनता है उसमें देखना 1000 रुपए लिखा रहता है, 1000 रुपए का स्टाम्प। ये सारे क्या है, वह पेपर, वह पैसा जो कहाँ हो, कागज पे हो, उसको हम लोग मनी मार्केट में सबसे यूज करते हैं। इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट टर्म मार्केट के रूप में जानते हैं, ठीक है।
अब जब हम शॉर्ट टर्म मार्केट की बात करते हैं, हाँ जी, ऐप पर क्लास स्टार्ट है तनु जी, फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूं, बट कोई नहीं, ऐप पर भी क्लास स्टार्ट है, वहां पे चल तो रहा है, बट एक बार यहां पर देख लेता हूं। हाँ जी, क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए तो हम इसी के बेस पर हम इसको लेके चलते हैं। तो हमारे पास होता है मनी मार्केट, जिसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। अब इसी को जब हम बोलते हैं दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है, तो ये कहता है जब हम मनी को जोड़ दें, मतलब सीधी सी बात है, जब हम कैपिटल को जोड़ दें और जब हम मनी को जोड़ दें, इन दोनों को जुड़ने के बाद हमारा क्या हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट जो बोला जाता है प्योर, एक्चुअल में किसको हम लोग बोलते हैं, बैंकिंग को बोला जाता है फाइनेंशियल मार्केट। मतलब जो बैंक हमारा होता है वो हमारा फाइनेंस मार्केट बोला जाता है। क्लियर है? क्लियर है? तो हर चीजें आपको अच्छे से लेके चलना, आपको जहां देखना वहां देखिए, आप फ्री हैं, हर जगह ये चल रहे हैं, बल्कि तीनों जगह मूव हो रहे हैं। ठीक है, बस आपको पढ़ना है, लॉजिक कॉन्सेप्ट पूरा उसी तरह से हमको लेके चलना है। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म मार्केट कहलाएगा, ये हमारा शॉर्ट टर्म मार्केट कहलाएगा, और ये हमारा कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों से मिलकर हमारा क्या बनता है, बैंकिंग बनता है। तो अब हम बात करते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में हम लोग काम कैसे करते हैं। जैसे अगर कोई आईबीपीएस आपसे पूछती है, तो बैंक में जो आपसे पूछा जाता है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो सबसे पहली चीजें मैं आपको इसमें दो चीजें क्लियर कर दूं कि बैंकिंग सेक्टर में अगर हमें मार्केट पर इसको रिसर्च करना है, तो सबसे पहले हमें बैंक में पढ़ना क्या क्या है। बैंकिंग अवेयरनेस में अगर मैं बात करूं, तो बैंकिंग अवेयरनेस की अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो सबसे पहले हमको बेसिक कॉन्सेप्ट किसका पढ़ना है, बैंक का। बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमें बैंक के बारे में पढ़ना है। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास क्या आता है कि बैंकिंग की जो हिस्ट्री होती है, उसके हिस्ट्री ऑफ बैंक, और हिस्ट्री ऑफ बैंक में जब हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। भारत की जो बैंकिंग सिस्टम है वो कैसी होती है, हम उसकी बात करेंगे। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, या इसी को हम लोग बोलेंगे भारत में बैंकिंग सिस्टम। भारत में बैंकिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो उसकी बारे में बात करेंगे, उसके बारे में। उसके बाद हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो बैंकों का नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो है एक सबसे बड़ी क्रांति हुई थी, या इसी को हम लोग बोलते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसको हम लोग बोलते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो बैंकों का अगर हम राष्ट्रीयकरण की बात करें, तो ये भी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप तो बस केवल इसको नोट करते जाइएगा, बहुत सारी चीज यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, तो इसको बोला जाता है बैंक का सबसे बड़ा क्रांति। अगर रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो बैंकिंग रिवॉल्यूशन या बैंकिंग की क्रांति अगर बोला जाए, तो देश में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो उस समय आपका राष्ट्रीयकरण एक सबसे बड़ी क्रांति थी। उसके बाद जब हम बात करते हैं, तो इसमें एक बैंक के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, और उसी में एक पावरफुल हमारा बैंक है आरबीआई। तो आरबीआई जिसे भारत का सेंट्रल बैंक बोलते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। अब आप कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से रीड करेंगे। क्लियर है? अब इसको इतना आप ध्यान रखिएगा, जब भी कभी हम इसको लेके चलते हैं, तो इसी के बेस पर हमको लेके ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े। तो ये जो सारी चीजें हमने बताया है, तो बैंकिंग के बहुत सारे पार्ट है, जिसमें बैंक के टर्मिनोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है। पेमेंट बैंक हमारे देश में क्या होती है वो पूछा जाता है। आजकल बैंकों में हमारा होता है कि डिजी बैंकिंग का कॉन्सेप्ट होता है, डिजिटल बैंक,
और डिजिटल बैंक एक बहुत बड़ी क्रांति बन चुकी है और इसीलिए भारत सरकार देखना कि आज डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ डिजिटल करेंसी का भी प्रस्ताव रखा गया। तो इस बार का हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग में क्या बजट में है, तो बजट में क्या हमको पढ़ना है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और हमारे यहाँ वित्तीय खास करके बैंकिंग और फाइनेंस में जो भी चेंजेज हुआ है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आज केवल ये आगाज है, अभी तो रोज क्लासेस जब लगेंगे तो 1 बाय 1 करके टॉपिक वाइज खत्म करेंगे। प्रीवियस पेपर क्या आपसे पूछा गया है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा और इसी के बेस पर ये हमारा पूरा चलता है। क्लियर है? हाँ जी, अक्षित जी बिल्कुल, देवराज जी क्लियर है सबको। सेशन को सभी लोग लाइक जरूर करिएगा और सेशन को लाइक करके आप अपने पड़ोसी को भी दे सकते हैं लिंक, ठीक है। चलिए तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनमें बैंकिंग का क्रेज तो ऑलरेडी है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक, कि भारत में बैंकिंग का कॉन्सेप्ट कहां से है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने इसको पूरी तरह से बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हमने शुरू किया था और शुरुआत किया है, तो बिल्कुल आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। जब बैंकिंग की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो बैंक का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा चर्चे में क्यों रहता है, तो पहली चीजें ये होती है कि बैंकिंग सिस्टम में जब हम इसको लेके चलते हैं तो बैंकिंग में सबसे पहले शुरुआत अगर देखा जाए तो आपको ही पता होगा कि बैंक की शुरुआत जो है एक्चुअल में क्या होता, हमारे देश में 1688 से ही हुआ था। उसमें ब्रिटिश जो है बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। 1688 में भारत का अगर हम बात करें तो 1688 में भारत का पहला बैंक, इंडियाज फर्स्ट बैंक आई थी, जिसको हम लोग जनरल बैंकिंग के रूप में जानते थे। एक जनरल बैंक के रूप में लाया गया था जो बहुत ज्यादा चर्चे में नहीं रहा था और जिसके कारण बस किसी कारण बस ये पर्टिकुलर रीजन में ओपन होने के कारण ये क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। अब जब ये फ्लॉप हो गया तो कहीं ना कहीं तो ये इसकी शुरुआत होगी। फिर क्या हुआ हमारे देश में बाय ब्रिटिश रूल, किसके द्वारा, तो हमारे देश में ब्रिटिश रूल जो है उनके द्वारा एक बहुत बड़ी कमीशन बिठाई गई और जो कमीशन बिठाई गई थी वो 1770 में वो कमीशन को बिठाया गया था। और 1770 में जो कमीशन बिठाई गई उस कमीशन को देखते हुए इन्होंने क्या किया, उनका नाम था जिसको बोलते अलेक्जेंडर मिल्स एक कमीशन बनाया गया था और उसी कमीशन के द्वारा हमारे देश में पहली बार जो समिति का गठन किया गया, इसको समिति भी बोलते हैं, जिस कमेटी के थ्रू किसी को लाया जाता है उसको हम समिति बोलते हैं। तो 1770 में अलेक्जेंडर मिल्स कमीशन के द्वारा भारत में बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया और उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो आई थी वो 1770 में ब्रिटिश कंपनी थी और वो ब्रिटिश कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। आपसे पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत पहली बार कहां से किया गया था, मतलब ईस्ट इंडिया ने पहली कंपनी अपनी कहां ओपन की थी, कहां ओपन की थी? हाँ जी बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले अपनी पहली कंपनी इसकी शुरुआत कहां से की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी याद रखिएगा, भले आई केरला से या वेस्ट बंगाल से, लेकिन इसने पहली बार अपनी कंपनी की जो स्थापना की थी वो एग्जैक्ट की थी कहां, सूरत में। और सूरत से ही इसकी शुरुआत होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपका जो केबीसी हुआ था कौन बनेगा करोड़पति, उसका भी ये क्वेश्चन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहली अपनी कंपनी का ओपनिंग किया था ये कहां से किया गया था, तो सूरत से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए फिर हम लोग बात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, इसको नोट कर लीजिएगा और एक एक करके चीजों को आप पूरा डिटेल में समझते जाएगा। बहुत पढ़ने हैं, अभी तो हम इसकी केवल शुरुआत किए हैं, बस आप एक बार रीड करते जाइएगा, सभी लोग नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि आज से अगर ये शुरुआत है तो ये शुरुआत आपकी डेली रहेगी, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिए, ठीक है। हाँ जी क्लियर है सबको।
आगे बढ़े। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और जैसे जैसे ये हमारा बढ़ते गया, नोट कर लीजिएगा सभी लोग नोट्स प्रॉपर बनाएगा। अब आज से अगर आगाज हो चुका है तो मेंस भी हम आपको लेके चलेंगे, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग बेफिक्र रहिएगा, बिल्कुल मेंस तक हम आपको पहुंचाएंगे, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, प्री के चक्कर में बेचारे मेंस के धुएं उड़ा लेते हैं, तो देखना मेंस का धुएं नहीं उड़ाने हैं, इसलिए बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, जिसका मेंस करेक्ट होगा उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा। तो 1688 में जो मॉडर्न बैंक हमारे देश में ओपन किया गया था उसका नाम लिखिएगा, भारत का फर्स्ट मॉडर्न बैंक, इसको बोलते हैं इंडिया फर्स्ट मॉडर्न बैंक लाया गया था, फर्स्ट मॉडर्न बैंक लाया गया था। और वो बैंक की शुरुआत कहां से की गई थी, मद्रास से। मॉडर्न बैंक जो कहां पर थी, मद्रास में थी। तो आपसे कभी कभी पूछा जाएगा, लोग डायरेक्ट यहीं से याद रखते हैं कि 1770 में आया था, बट 1770 में भी इसका नींव डाला था 1688 में, जो किसके द्वारा लाया गया था, ये लाया गया था एजेंसी हाउस के द्वारा, जनरल बैंक के रूप में जानी जाती थी, और ये लाया गया था एजेंसी हाउस के द्वारा। और एजेंसी हाउस के द्वारा जो ये बैंक लाई गई थी, ये सबसे ज्यादा चर्चे में रही थी, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला हम शुरुआत करते हैं जो बेसिकली मनी बैंकिंग में जो हमारा रूप तैयार होता है। अब क्या हुआ कि 1770 में जैसे ये बैंकों की स्थापना हुई, तो यहां से माना जाता भारत में फेज 1, और फेज 1 की शुरुआत होती है 1770 से लेकर, सबसे फेज 1 की हम बात करेंगे 1921 तक, मतलब 1770 से 1921 के बीच में बैंकिंग में जो सुधार हुआ और बैंकिंग में जो काम हुए, वो कितने काम हुए उसकी हम बात करते हैं। अब क्या हुआ कि 1770s में हमारे पास जो बैंक आई, जिसका नाम क्या था भाई साहब, बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और जैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान हमारे पास आई, तो ये पूरी तरह से डील किसको करता था, ब्रिटिश को डील करता था। अब ब्रिटिश कंपनी की अगर ये थी, तो बताओ वो अपने झोली भरने के लिए तो काम करेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये यहाँ पर क्या करती थी कि खुद की बेनिफिट के लिए काम करती थी। लेकिन क्या हुआ, बहुत दिन तक ये नहीं चला, और बैंक ऑफ जो हिंदुस्तान था, बोला जाता कि इसके बाद किसी कारण बस ये फ्लॉप हो गया, और बोला जाता कि 1786 में, इसी के कुछ दिन बाद, एक और जनरल बैंकिंग कोलकाता में शुरुआत किया गया था। जो जनरल बैंक की शुरुआत हुई थी, जिसे कोलकाता जनरल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसको बोला जाता था कोलकाता, जिसे उस समय कलकत्ता बोलते थे, कलकत्ता जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ये लाई गई थी, जो उस समय सबसे ज्यादा चर्चे में रही थी 1786 में। लेकिन किसी कारण बस ये क्या हो गया, फ्लॉप हो गया था, और ये भी नहीं चल पाई थी, और नहीं चल पाई जिसके कारण कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था, ठीक है। क्लियर है सबको। और यहीं से 1786 में आई, और यहीं से पूरी तरह से फ्लॉप होने के बाद इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। और जैसे ये फ्लॉप होती है, तो फ्लॉप होने के बाद ये बैंक भी हमारा फ्लॉप हो गई, और ये भी फ्लॉप हो गई, और यहां से हमारे देश में शुरुआत होता है बैंकिंग का। और 1806 में जिसका नाम रखा गया प्रेसिडेंसी बैंक। हालांकि प्रेसिडेंसी बैंक आई बहुत बाद में थे, लेकिन नामकरण इसको प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में ही जानते थे। यहाँ स्टार लगा देता हूं कि मैं आपको पूरा बताऊंगा। उसके बाद 1806 में एक बैंक आई, जिसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता ये 1806 में बैंक आई। इसी के कुछ दिन बाद 1809 में इसको रीनेम किया गया। रीनेम मतलब एक नया नाम दिया गया, और इसका नाम रखा गया बैंक ऑफ बंगाल। और बैंक ऑफ बंगाल जो है, इसका नाम रखा गया। और इसी के कुछ दिन बाद हमारे पास एक और बैंक आई, और 1840 में इसका नाम रखा गया बैंक ऑफ, जिसका नाम है बॉम्बे। और बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसको आज का हम लोग क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र, आज ये कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और इसका नाम बदलकर बॉम्बे से हमने क्या रख दिया, मुंबई, जो महाराष्ट्र की क्या है, राजधानी है।
फिर इसी के कुछ दिन बाद एक और बैंक आई 1843 में, जिस बैंक का नाम था बैंक ऑफ मद्रास। तो याद रखिएगा कि बैंक ऑफ मद्रास जो अभी क्या बोला जाता है, इसको किस राज्य में है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में अगर ये राज्य में है तो वहां की राजधानी क्या है, चेन्नई। तो जिसका मॉडर्न नाम क्या हो चुका है, चेन्नई। तो मद्रास का नया नाम क्या हो चुका है, चेन्नई। तो ये तीनों बैंक जो है आई थी, जिसे बाद में इसका नाम क्या रखा गया था, प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में जानी जाती थी। ठीक है, सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा और इसी में पूरी तरह से कहानी को हम लेके चलेंगे और बहुत फास्ट सर्विस देना है, बहुत टेंशन में हमको नहीं पड़ना। ठीक है, चलिए अब जैसे हमारे पास ये तीनों बैंकों की शुरुआत होती है तो 1806, 1809, 1840 और 1843, और यहां से बैंकिंग की जो शुरुआत होती है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हब माना जाता है। और फिर में क्या हुआ कि इन तीनों बैंकों की जो शुरुआत की गई तो तीनों बैंक को कंट्रोल अब किसके द्वारा करने लगे, प्रेसिडेंसी बैंक के द्वारा। तो प्रेसिडेंसी बैंक जब बनी, हालांकि ये एग्जिस्टेंस में माना जाता कि 1830 में आई थी, लेकिन इन तीनों के ऑपरेशन को सेंट्रलाइज करने के लिए इन तीनों का नाम क्या रख दिया गया, प्रेसिडेंसी बैंक। मतलब बोले तो ये बैंक इंडिविजुअल भी थी, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं बीओबी, बीओएम, और फिर बोलते हैं हम लोग बीओबी। तो बीओबी 2 बार लिखना, बीओबी, और एक बार है बीओएम, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। और अभी रिसेंट में बीओबी किसको बोलते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को हम लोग बीओबी का नाम से जाना जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो देखिए जिनका भी पेपर अभी होने वाला है ये मान के चलिए बिल्कुल हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़े, नोट करिएगा अच्छे से। चलो तो यहीं से इसकी शुरुआत होती है और हमारी बैंकिंग सिस्टम में ये पूरी तरह से आता है। ये देखो, ये हमारी बैंकिंग है, जिसमें अगर देखा जाए तो इन तीनों को आपस में रखा गया और यहीं से हिस्ट्री बैंक की बनती। अब सुनो क्या हुआ था, घटनाएं बहुत सारे हमारे बीच में घटी थी और उन घटनाओं में से एक घटनाएं बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, बैंकिंग सिस्टम के बारे में। और बैंकिंग सिस्टम के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इफेक्ट करता हमको। तो अब क्या हुआ कि जो तीनों बैंक थी उसका हुआ क्या, जो तीनों बैंक थी वो आखिर गई कहां। तो तीनों बैंक में बहुत सारे बदलाव हुए और सबसे बड़ा बदलाव हुआ इसका 20th सेंचुरी में, बोले तो 20वीं शताब्दी में। और 20th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा जब ब्रिटिश पूरी तरह से अब बाहर जाने के लिए तैयार हो गए थे, मतलब बाहर मतलब कंट्री को छोड़कर, देश को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए, तो 20th सेंचुरी में एक बहुत बड़ी घटना घटती है। और 1914 और 1918 के बीच में ये जो 4 साल का जो घटना है, कहीं 1919 भी लिखा जाता है, ये प्रथम विश्व युद्ध होता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होता है तो प्रथम विश्व युद्ध, इस विश्व युद्ध में क्या होता है, इस विश्व युद्ध में बहुत सारे देश आर्थिक रूप से क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और कमजोर होने के कारण 1920 में एक संगठन बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है राष्ट्र संघ। अब ध्यान से सुनना, अब राष्ट्र संघ बनाई गई, लेकिन जो कंट्री आर्थिक रूप से कमजोर हो गई उसका क्या होगा। तो आर्थिक रूप से कमजोर देशों को, ध्यान से सुनिएगा, आर्थिक रूप से कमजोर देश को इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, तो एक मदद देना शुरू कर दिया। बोला अब क्या होगा मदद, तो बोला जिस भी देश को तरक्की करना है उसके पास खुद का अंतरराष्ट्रीय बैंक होना जरूरी है। अब क्या हुआ कि इसकी एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है और 1920 में, ध्यान से सुनेगा, 1920 में एक इंटरनेशनल बैंकों की मीटिंग होती है। ये आपसे पूछा भी जाता है, इंटरनेशनल बैंकिंग की जो मीटिंग होती है या समिट बोल सकते हो, अंतरराष्ट्रीय बैंकों की एक सम्मेलन होती है। जब अंतरराष्ट्रीय बैंक की जब हम सम्मेलन की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय बैंक की एक सम्मेलन होती है और इस बैंक सम्मेलन को कहां पर होस्ट किया जाता है, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स,
ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है और यहीं पर इसकी एक मीटिंग होती है और बोला गया दुनिया में अगर किसी बैंक को तरक्की करना है तो उसके पास खुद का एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक होना चाहिए ताकि उसके इकोनॉमी को डेवलप कर सके। और वहीं से नींव डाला गया था 1920 में बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को। और यहां से जैसे बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया तो यहां से क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक अगर सबके पास चाहिए तो हमारे पास तो सेंट्रल बैंक है ही नहीं ना। तो 1921 में क्या हुआ कि जो हमारे पास 3 बैंक थे वो कौन कौन सी बैंक थी, जिसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल, ध्यान से सुनिएगा, एक का नाम था बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, एक का नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना जाता था और तीसरे का नाम रखा गया था बैंक ऑफ मद्रास। अब तीनों अलग अलग राज्यों में बैंक था। अब जब तीनों बैंक अलग अलग थी तो बोला क्यों ना हम इसको आपस में मर्ज कर दें। और मर्ज करने के बाद हमारे पास एक बैंक का जन्म हुआ और उसी बैंक का नाम रखा गया जिसको हम लोग बोलते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और भारत में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है और ये जून 1921 में इसकी स्थापना हो जाती है। और जून 1921 में जैसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हासिल होती है कि यहीं से हमारे पास एक शुरुआत होती है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जब आई 1921 में तो इसी को हम भारत का क्या मानने लगे, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय बैंक मानने लगे, भारत का इंटरनेशनल, या इसी को हम लोग भारत का क्या बोलने लगे, सेंट्रल बैंक बोलने लगे। लेकिन क्या हुआ, इसकी एक ड्रॉबैक थी। इसका ड्रॉबैक ये था कि पब्लिक को भी डील करती थी और हमें फाइनेंस भी करती थी और नोट भी छापती थी। तो नोट वगैरह जारी करने का काम किसको दे दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नोट इशू करने का काम दे दिया। अब क्या हुआ, तो बोला कि इसका मेन है चाहिए सिक्योरिटी, हमें ऐसी बैंक चाहिए जो पूरी तरह से सिक्योर्ड हो, जिसमें पब्लिक का इंटरफेरेंस कम हो। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर एक नई सिस्टम को डेवलप किया गया और एक नींव रखा गया और उस नींव का नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और नींव जो रखी गई किसका, आरबीआई का। तो इसी के मात्र 5 साल बाद 1956 में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमीशन। और हिल्टन यंग कमीशन बनाया गया था। इस समिति के द्वारा बोला भारत का प्योर एक सेंट्रल बैंक चाहिए। तो सेंट्रल बैंक के लिए इन्होंने क्या दे दिया, एक प्रपोजल दे दिया। तो बोला जाता है कि हिल्टन यंग कमीशन, या कहीं कहीं इसको यंग हिल्टन कमीशन भी लिखा जाता है। और हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा आरबीआई का क्या लाया गया था, तो प्रपोजल लाया गया था। अब ये जब प्रपोजल आरबीआई का लाया गया तो उस समय भारत में अस्थिरता, इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी थी कि हम क्रांतिकारी बने पड़े थे। हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं था, हमको केवल अंग्रेज को उठा के फेंकना था। अब अंग्रेज को फेंकना था, अब हिल्टन यंग कमीशन बन चुकी है। तो पता चला यही हिल्टन यंग कमीशन कोर्ट में भी जज का काम करते थे। तो उस समय सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह दोनों खतरनाक मूड में थे और उन्होंने जाके पार्लियामेंट में क्या कर दिया, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। और बॉम्ब ब्लास्ट जैसे इन्होंने वहां पर किया तो पता चला कि वहां पर पूरी तरह से जो काम चल रहे थे वो पूरी तरह से ठप हो गई। और उन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि हिल्टन यंग कमीशन वही थे, हिल्टन नाम ही उनका था हिल्टन। और उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जाके रोक दिया और प्रपोजल को किसी कारण बस आरबीआई के प्रपोजल को ठुकरा दिया गया। अब जैसे आरबीआई के प्रपोजल को ठुकराया गया कि यहां से पता चला कि आरबीआई के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, तो इसको पास होने में बहुत टाइम लग गए। और ये हम बात करेंगे जब पूरी तरह से हम क्या पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में। अभी फिलहाल हम बात करते हैं इन तीनों का अस्तित्व कहाँ चला गया, तो हम इन तीनों की बात करते हैं। तो 1921 में हमारे पास इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आई और यहीं से हमारा शुरुआत होता है बैंक का। फिर हम बात करेंगे जब प्योर आरबीआई हम पढ़ेंगे तो वापस से मैं 1926 से जिक्र करूंगा और फिर जाके मैं बताऊंगा कि आरबीआई को किस कमीशन के द्वारा बाद में लाया गया।
फिर रॉयल कमीशन बनाया गया। रॉयल कमीशन के बाद आरबीआई का 1934 में एक कानून बनती है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। और वही एक्ट बनने के बाद हमारे यहाँ बैंकों का, आरबीआई का क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है 1 अप्रैल 1935 को। तो ये सारी जो हमने ये राम कहानी सुना रहे हैं, ये राम कहानी हम कब सुनाएंगे, जब ये सेशन हम पूरी कंप्लीट कर लें। किसका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। जब अलग से हम पूरा पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। क्लियर है सबको? तो इतना ध्यान रखना कि ये प्रस्ताव को जब ठुकरा दिया गया तो हमारे यहाँ आरबीआई का प्रपोजल लगभग माना जाता है भाई साहब कि 8 साल तक के लिए रोक दिया गया था। अब 8 साल बाद जो है, 8 साल बाद, आफ्टर 18 ईयर, 8 साल बाद यहाँ पर एक प्रपोजल आता है और 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक्ट आती है। जो कानून आता है वहीं से ये शुरुआत होती है। तो फिलहाल हम बात करेंगे, बाद में हम चमत्कारी बैंक की बात करेंगे, कहाँ गए ये बैंक के अस्तित्व। फिर क्या हुआ कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया मस्त मजे से काम करना शुरू करने लगे। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया काम तो कर रही थी, लेकिन भाई साहब ये बैंक ऐसे काम कर रही थी जैसे किस टाइप की बैंक हो, तो प्राइवेट बैंक हो। क्योंकि हम 1926 की बात कर रहे हैं और 1926 में भारत आजाद थोड़े ना हो गया था। तो भारत जब आजाद नहीं हुआ था 1926 में, तो सारे बैंकों का डील जो है प्राइवेट के जैसा होता था। जबकि है ये बहुत पुरानी बैंक, पुरानी बैंक है, मतलब 1809, 1840, 1843 तीन बैंकों से मर्ज करके बनाया गया। तो फिर क्या हुआ कि जैसे हमारा देश आजाद हुआ, तो बताइए हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को हम आजाद होते हैं। आजाद होने के साथ ही हमारे देश में एक रेगुलेशन एक्ट बनाया जाता है और 1949 को, इसी के 2 साल बाद, हमारे देश में एक कानून बनती है और एक कानून बनाया जाता है जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए कि बैंकिंग अधिनियम भारत में कब लाया गया? तो बैंकिंग अधिनियम जो है यहाँ पर लाया जाता है और इसी अधिनियम के जरिए हमारे यहाँ क्या होता, बैंक की क्या होती भाई साहब, स्थापना होना शुरू हो जाती है। तो 1949 में बैंकिंग अधिनियम आती है और यहीं से हमारे पास बैंकों का इन्वॉल्वमेंट क्या होता, बढ़ना शुरू हो जाता है और बैंक कहीं ना कहीं बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ती है। और मैं आपको बता दूं कि जब बैंकिंग अधिनियम 1949 में आई तो आजादी के पहले हमारे यहाँ एक कानून आए थे जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन, जिसके थ्रू आज जो बैंक हड़ताल करते हैं, एक संगठन बनाया गया, भारतीय बैंक संगठन के नाम से आई थी और इसकी स्थापना 1946 में होती है। इसकी स्थापना कब होती है भाई साहब? तो 1946 में इसकी स्थापना होती है। किसका? इंडियन बैंक एसोसिएशन का। और इंडियन बैंक एसोसिएशन जैसे आती है कि इसकी हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर देते। अब 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया तो यही इंपीरियल बैंक को बोला गया कि इतनी पुरानी बैंक है, हम क्यों ना इसका राष्ट्रीयकरण कर दें। तो क्या हुआ उस समय 1955 में हमारे देश में जब हम बात करते हैं तो 1950 में आपको पता होगा हमारे देश में एक कमीशन आया था जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। ध्यान से सुनिएगा, हमारे देश में 1991 में मार्च में 1950 में हमारे यहाँ योजना आयोग की गठन होती है। और जैसे हमारे देश में योजना आयोग का गठन होता है तो उस योजना आयोग में हमारे यहाँ योजना का प्लान रखा गया, 5th ईयर प्लान। जो योजना चलाई जा रही थी वो कितने सालों के लिए चलाई जा रही थी? 5th ईयर प्लान, 5 पंचवर्षीय योजना के नाम से ये जाना जाता था। इसको हम लोग क्या बोलते थे? पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना के नाम से इसको जाना जाता था। अब क्या हुआ कि भाई साहब जो पहली हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो हमारा स्टार्ट हुआ वो 1951 से लेकर 1956 के बीच में ये चला था। 1951 से 56 के बीच में हमारे पास पंचवर्षीय योजना आई और उसी दरमियान एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इसको नोट करना है तो सभी लोग पहले नोट कर लीजिएगा। जो लोग देख रहे हैं वो लोग वीडियो को, सेशन को लाइक भी करिएगा और नोट भी करते जाइएगा। बहुत डिप्थ में पढ़ने वाले हैं, इतना रिसर्च करा दूंगा
कि आपको चमत्कार करने की जरूरत ही नहीं है। 1950 में हमारे यहाँ नेशनल प्लानिंग कमीशन बनी थी और एनपीसी बोलते हैं, और वहीं से इसकी शुरुआत होती है, जिसके हेड हमेशा कौन होते थे? भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं भाई साहब? तो ये हमेशा किसके हेड होते हैं? तो ये हमेशा हेड होते हैं किसके? योजना आयोग के। और आज ही मोदी जी ने 2014 में चमत्कार किए और 2015 में योजना आयोग को हटाकर क्या बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया। तो ये पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ था। अब 1956 में क्या हुआ कि इसी दरमियान जब पहली पंचवर्षीय योजना चल रही थी, मतलब फर्स्ट FYP जब हमारे देश में चल रहा था 1956 से, मतलब 1951 से लेकर 1956 के बीच में, इसी दौरान क्या हुआ? बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी थी और हमारे देश में उसी समय क्या हुआ? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो तीनों बैंकों से मिलकर बनी थे, इसको नेशनलाइजेशन करने की घोषणा कर दी गई। नेशनलाइजेशन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीयकरण बोलते हैं। और राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा कर दी गई। किसको? राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कि पहले ये प्राइवेट के रूप में काम करती थी, अब इसे एज ए सरकारी के रूप में क्या किया जाएगा? ट्रीट किया जाएगा। और हमारे देश में इसका जो नेशनलाइजेशन किया गया 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को हमारे यहाँ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण होता है। लेकिन उसी राष्ट्रीयकरण के दौरान इसको रीनेम कर दिया जाता है और रीनेम करने के बाद हमारे इसका नाम जो बनाया जाता है, इसका नाम रखा जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आज भी आपसे पूछा जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पुराना नाम है वो किस नाम से जाना जाता है? तो उसका ओल्ड नाम क्या था भाई साहब? तो इसको हम बोलते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जब हमारे पास आती है तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कितने बैंक का है? बैंक ऑफ बंगाल, उसके बाद क्या है? बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। 1800, आप इसको 9 याद रखिएगा। 1800 हालांकि हम 6 बेस लेते हैं, 1840 याद रखिएगा और 1843 याद रखिएगा। तो कभी कभी बोला जाता है कि SBI लगभग 2006 में 200 साल पुराना बैंक हो गए। कहने का मतलब SBI ही इकलौती बैंक है जिसका वास्तविक में एग्जिस्टेंस है, और जो पुराने बैंक थे उसी को मर्ज कर ये नई बैंक बनी थी। एक बैंक बनी 1921 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और उसी को मर्ज करके 1 जुलाई 1955 में लाया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको नया नाम दिया गया, इसलिए याद रखना। इसका कभी कभी पूछा था क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसको अलग से राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया, इसको पुराने नाम थे, इसको राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, तो उसी में इसको एक नया नाम दे दिया गया। अब स्टेट ही नाम इसलिए रखा गया क्योंकि 3 बैंक जो विलय हुए थे 3 अलग अलग राज्यों के थे। एक हमारा था वेस्ट बंगाल का, एक हमारा था बैंक ऑफ बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र का, और दूसरा हमारा क्या था? तमिलनाडु का था। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग जगह की बैंकें थी और यहाँ से इसकी शुरुआत की जाती है। क्लियर है? हाँ जी, सभी को क्लियर है? सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा। और ये सेशन आपका रोज होगा, और IBPS RRB का जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट है उसको हम पूरा निचोड़ आपके सामने रख देंगे। बस आप तैयार हो जाइए, एक एक पॉइंट पर हम लोग काम करने वाले हैं। क्लियर है सबको? और यहीं से 3 बैंकों का आगाज होता है, वेस्ट बंगाल, उसके बाद महाराष्ट्र, और फिर होता है हमारा बैंक ऑफ मद्रास, और ये तीनों को मर्ज करके बना क्या? SBI। तो यहां से हम लोग जो शुरू करेंगे, और यहां से शुरू हम लोग क्या करने वाले हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहां से हमारा शुरू होता है फेज 2, और फेज 2 जो हम लोग पढ़ेंगे यहां से, तो 1955 से लेकर हम चलेंगे भाई साहब 1993 तक। पब्लिक सेक्टर बैंकों से लेकर, ध्यान से सुनिएगा, पब्लिक सेक्टर बैंकों से लेके प्राइवेट सेक्टर बैंक के आगाज तक हम पढ़ेंगे, और पूरी तरह से निचोड़ और डिटेल में पढ़ेंगे। और यहां से हम इसकी शुरुआत करेंगे, और यहीं से शुरुआत होती है हमारी किसकी? तो SBI का। तो SBI के बारे में फुल टू डिटेल हमको पढ़ना है,
क्योंकि एसबीआई के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसबीआई अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करती है भाई साहब। तो एसबीआई अपना बर्थडे जो सेलिब्रेट करती है वो 1 जुलाई को हर साल अपना बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट करती है। बस ये आने वाला है, तो बर्थडे का सेलिब्रेशन एसबीआई कब करती है, हर साल 1 जुलाई को करती है। और 1 जुलाई को जब ये एसबीआई करती है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की इकलौती ऐसी बैंक है, ध्यान से सुनेगा, एसबीआई। तो एसबीआई भारत की इकलौती ऐसी बैंक है जिसके पास खुद का एक्ट है। ओनली द सिंगल बैंक, इंडिया इज ओनली द सिंगल बैंक हैज ओन एक्ट, जिसके पास खुद का कानून है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 में इसका कानून बनाया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के जरिए ये पूरी तरह से काम करती है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना काम करना शुरू कर दी है और इसी के बेस पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा शानदार आगाज है। अब क्या हुआ कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कानून बना तो 1955-56 की बात है, उस समय अलग अलग राज्यों में बहुत सारे बैंक हुआ करते थे। इतने सारे बैंक थे कि आखिर कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए, इसके सारे दारोमदार किसको दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड स्टेट, इसके नाम स्टेट क्यों लगाया गया नाम के आगे। तो हमेशा याद रखना 3 राज्यों के कॉम्बिनेशन से 3 बैंक थे और उन्हीं को नया नाम देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया और यहां से इसकी शुरुआत होती है। और जैसे हम शुरुआत करते हैं तो फिर क्या हुआ कि इतनी सारी बैंक अलग अलग राज्यों में थे कि सरकार कंफ्यूज थे कि हमें उसको करना क्या है। तो फिर क्या हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मात्र अपना 4 साल बाद, मतलब 1959 में, ध्यान से सुनेगा, 1959 में अपना एक कानून लॉन्च किया जिसे मेन इसका क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। और 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएट एक्ट को लाया गया था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहयोगी एक्ट जिसको बोलते हैं एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब होता है इसको एक परमिशन दिया गया कि जो अलग अलग राज्यों में बहुत सारे बैंक हैं उसको आपस में मर्ज करके आप क्यों ना एक सिंगल बैंक बना लें या अपने अंडर में आप रख लें, मतलब आप उसको क्या बना लें, अपना सहयोगी बना लें। इसको बोलते हैं सहयोगी अधिनियम, सहयोगी अधिनियम बोलते हैं। और सहयोग अधिनियम जो लाया गया था ये कब लाया गया था, 1959 में। तो 1959 में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एसोसिएट एक्ट बना तो इस एसोसिएट एक्ट के दरमियान क्या हुआ कि यहां पर लगभग 8 राज्यों में, ध्यान से सुनना, 8 अलग अलग बैंक थे। 8 अलग अलग बैंकों का इन्होंने सूची निकाला था। कितने बैंक, 8 बैंकों की ये सूची निकाली थी। 8 बैंक जो अलग अलग राज्यों में थे। डिफरेंट कहां थे, अलग अलग राज्य में थे, डिफरेंट स्टेट। और 8 अलग अलग बैंकों की सूची निकाली गई और ये 7 अलग राज्यों में थे। कितने राज्यों में, 7 राज्यों में 8 बैंकों की ये सूची निकाली गई। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप अच्छे से इसको नोट करते जाइएगा, बाकी तो हम पूरा रिसर्च कर लेंगे। अब 8 अलग अलग जो बैंक बनी थे उन सभी बैंकों का एक नाम रखा गया। ये मैं पूरा डिटेल बता दिया ताकि चीजों को आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए मैंने पूरा आपको डेप्थ में ये बता दिया। अब जो 7 राज्यों में 8 अलग अलग बैंक थे तो वो बैंकों के नाम क्या रखे गए थे, तो अब ध्यान से सुन, लिख लिए। अब जैसे हमने यहाँ पर 8 बैंकों के नाम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैं 8 को सेंटर में लिख देता हूं। और 8 बैंक कितने अलग अलग राज्यों में, 7 अलग अलग राज्यों में, 7 राज्य। पूछा भी जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कितने एसोसिएट बैंक, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 8 एसोसिएट बैंक जब शुरुआत में आई थी और कितने राज्यों में थे, 7 राज्य में। अब 8 अलग अलग बैंकों में तो एक बैंक का नाम था बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ पटियाला। उसके बाद नाम था बैंक ऑफ मद्रास,
उसके बाद नाम था बैंक ऑफ मैसूर, उसके बाद नाम था बैंक ऑफ त्रावणकोर, त्रावणकोर। एक का नाम था बैंक ऑफ स्वराष्ट्र, स्वराष्ट्र। एक का नाम था बैंक ऑफ इंदौर, और एक का नाम था बैंक ऑफ जयपुर, और एक का नाम था बैंक ऑफ बीकानेर। ये 8 अलग अलग बैंक थे जिनको इन्होंने यहाँ पर सूची तैयार की गई थी। ठीक, हाँ जी, क्लियर है सबको। ये क्लास डेली आपका चलेगा सुबह 10 बजे से। 10 बजे से ये पूरी क्लासेस रहती है। तो जिसमें हमारे पास कितने टोटल बैंक हो गए? 8 बैंक हो गए। और सभी बैंकों को इसके आगे क्या लगा दिया गया? स्टेट। सभी बैंक को क्या लगा दिया गया इसके आगे? स्टेट। और जैसे इसका स्टेट लगा तो ये 8 बैंकों के सूची बन गई। ठीक, तो सभी बैंक के आगे क्या लगा दिया गया? स्टेट लग गया। और सभी बैंकों के नाम किस रूप से जानने लगे हम लोग? स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। तो पटियाला कहाँ की बैंक है भाई साहब? तो ये पंजाब की बैंक थी। भाई साहब मद्रास कहाँ की बैंक है? तो ये तमिलनाडु की बैंक थी। तो तमिलनाडु की बैंक मद्रास थी। मैसूर कहाँ की बैंक थी भाई साहब? ये बैंक कर्नाटक की थी मैसूर। और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर कहाँ पर है? तो ये केरल की बैंक थी। तो केरल की बैंक कौन है? त्रावणकोर। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र कहाँ की बैंक थी? तो ये गुजरात की बैंक थी। और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर कहाँ की बैंक थी? तो ये मध्य प्रदेश की बैंक थी। और 2 बैंक कहाँ की थी? राजस्थान की बैंक थी। और 2 बैंक जो थे राजस्थान के बैंक थे। तो इन सभी बैंकों को इन्होंने क्या कर दिया? एक लिस्ट तैयार किया और 8 अलग अलग बैंकों की क्या बना दी गई? सूची तैयार कर दी गई। और यहीं से एसबीआई ने अपना एसोसिएट तैयार किया था। और यहीं तक हमारा पूरा सेशन को हमने लेके चला। क्लियर है सबको? बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। और डेली आपको सुबह 10 बजे आना, रोज सुबह 10 बजे आपको यूट्यूब पे भी आना है। और जो हमारे ऐप के हैं वो ऐप पर भी आइए, कोई दिक्कत नहीं, जहां आपका मन करे वहां आइए। और दोनों जगह पूरा हमको पूरा डिटेल में पढ़ना है और रिसर्च करके पढ़ना है। और एक एक डेटा मैं आपको पूरा बता दूंगा कि एसबीआई पर हमको रिसर्च कैसे करना। क्लियर है सबको? तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और हाँ, 12 बजे आपका फिर से पजल की क्लासेस रहेगी। तो बिल्कुल जो लोग देख रहे हैं ना, तो आरआरबी का जो एग्जाम है उसका प्री प्लस मेंस माइंड फॉर एकेडमी के साथ बिल्कुल बने रहिएगा। और अगर किसी को फाउंडेशन का बैच चाहिए तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। रोज सुबह 10 बजे मैं वापस से बता दूं, रोज सुबह 10 बजे वापस से मैं कल यहां से स्टार्ट करूंगा। तो वापस से आपको बता दूं कि रोज सुबह 10 बजे आपका जो रहेगा उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो बैंकिंग अवेयरनेस हम लोग डेली सुबह 10 बजे पढ़ेंगे। और बैंकिंग अवेयरनेस के बाद 11 बजे हमारा जो होगा वो मैथ्स का रहेगा। और 12 बजे जो होगा वो हमारा रीजनिंग का रहेगा। और कुछ दिन में आपकी अंग्रेजी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके मतलब मान के चलिए 4 घंटे हम लगातार चमत्कार करने वाले। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा बिल्कुल सभी लोग लाइक करिए। कुछ लोग बेचारे जब खत्म होने वाली क्लास होती है तब उसकी एंट्री होती है। भाई साहब आओ सनम जाओ सनम बनने से अच्छा है कि रेगुलर बने रहो, सनम मिल जाएंगे अपने को, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। इसी तरह मोस्ट वेलकम है सभी का। हाँ जी, कौन कौन आए हैं? अक्षका, उसके बाद नूरी जी, अक्षित जी, सभी लोग, पंकज जी, देवराज जी, बिल्कुल आइए, डेली आइए आप लोग ताकि कभी दिक्कत ही ना आ जाए, ठीक है। चलिए आज का सेशन कैसा लगा बिल्कुल बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।